Today we'll start a new chapter that is alternating current. ये चैप्टर नंबर 7 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो कनेक्टेड है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से। सबसे पहले समझते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट्स क्या होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होती है जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली टाइम के साथ चेंज करता रहे और जिसकी डायरेक्शन भी पीरियोडिकली वेरी करे, मतलब रिवर्स होती जाए। तो अगर पहला साइकिल पॉजिटिव चल रहा है तो सेकेंड हाफ में साइकिल चेंज हो जाएगा। और ऐसे किसी भी अल्टरनेटिंग करंट को बिकॉज ये साइनसॉइडली वेरी कर रहा है, साइन का कर्व प्लॉट कर पाता है, तो इसे हम बोलते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं I = I0 sin ओमेगा टी। बेसिकली हम क्या बताना चाह रहे हैं कि हमें पता है कि जब भी कोई कॉइल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो उसके ऊपर एक EMF जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं E = E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। क्योंकि EMF जनरेट हुआ है और EMF कॉइल को क्या कर रहे हैं, हम रोटेट कर रहे हैं, यानी कि हम उसकी साइकिल चेंज करा रहे हैं, उसको एक सर्कुलर मोशन दे रहे हैं, तो यानी उसके अंदर एंगुलर वेरिएशन आ रहा है। तो इट इज़ रोटेटिंग विद सर्टेन एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा। और ऐसे किसी भी रोटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी उसमें एक जो EMF इंड्यूस हुआ उसके लिए फंक्शन होता है E = E0 sin ओमेगा टी। बट वी ऑल्सो नो दैट E = IR, सो I कैन बी गिवन एज E/R। और E की जगह अगर आप ये वाली वैल्यू पुट कर दें, यू विल गेट E0/R साइन ऑफ ओमेगा टी। सो सिंपली यू विल हैव एन एक्सप्रेशन I0 जिसमें I0 क्या है, पीक वैल्यू है, E0/R को हम I0 कह रहे हैं, एंड देन दिस विल बी योर I0 इज़ योर E0/R। तो यहाँ से हमारे पास पीक वैल्यू का भी रिलेशनशिप आ गया और हमारे पास करंट का भी रिलेशनशिप आ गया, जिसमें ओमेगा क्या चीज़ है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, जिसको आप 2π/T से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर आप इसे 2πν भी कह सकते हैं। और I0 क्या कहलाता है, पीक वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, यानी करंट की वो मैक्सिमम वैल्यू जब आपका साइन ऑफ ओमेगा टी 1 हो जाए तो फिर उसे कहेंगे हम पीक वैल्यू। अब ऐसा फंक्शन, क्योंकि साइन का फंक्शन है, तो अगर आप इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ग्राफिकली द फंक्शन विल बी दिस वे। सो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फंक्शन का। अगर मैं I0 का रिप्रेजेंट करें तो I0 का ग्राफ हो जाएगा। बट अभी क्या है कि I0 और E यानी कि EMF के लिए और करंट के लिए दोनों ही साइनसॉइडल फंक्शन है, दोनों ही इसी तरीके की शेप बनाएंगे, लेकिन इसी को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग क्यों, क्योंकि फर्स्ट हाफ इज़ योर, दिस इज़ योर फर्स्ट हाफ इज़ इन पॉजिटिव एंड सेकेंड हाफ इज़ इन नेगेटिव। तो साइकिल अपने आप में रिपीट हो रही है, एक कंप्लीट रोटेशन के बाद फिर से सेम साइकिल पीरियोडिकली रिपीट हो रही है। इसी को हम पीरियोडिक फंक्शन भी बोल रहे हैं। और पीरियोडिक फंक्शंस जो साइनसॉइडली अपने आप को रिपीट करें, साइन फॉर्म में रिपीट करें, उनको हम कह देते हैं क्या, ऑल्टरनेटिंग बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग EMF बोलते हैं। आई हैव रिटन E एंड I हेयर एंड टाइम। सो E और I यानी EMF एंड करंट दोनों को मैं सेम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ एंड शोइंग द वेरिएशन विद टाइम। सो हम देख सकते हैं कि करंट और EMF पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, दे विल अटेन पीक, देन विल कम बैक टू द 0 अगेन, देन अगेन अटेन द पीक बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, एंड व्हेन दे विल कम बैक टू दी 0 अगेन। और फिर यहाँ से साइकिल अपने आप दोबारा रिपीट होगी। तो ये क्या वेरिएशन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि मैक्सिमा से मिनिमा एंड देन मिनिमा टू अगेन मैक्सिमा, ये साइकिल इन टर्म्स ऑफ साइनसॉइडल फंक्शन ये वेरी करती है और इसी को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। अगर आप इसे कंपेयर करें विद DC, सो दिस इज़ द ग्राफ फॉर द DC, जिसमें आप देख सकते हैं कि करंट क्या रहेगी, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगी, वो कोई वेरिएशन शो नहीं कर रही टाइम के साथ। तो ये टाइम के साथ एक कॉन्स्टेंट वैल्यू प्रोवाइड करती है, जबकि AC जो है वेरी करती है 0 से मैक्सिमा टू 0 अगेन एंड अगेन, एंड दिस साइकिल रिपीट्स ऑन। इसके कुछ एडवांटेज हैं AC के, तो पहले हम बात करते हैं एडवांटेज की। ये क्या है, ऐसी अल्टरनेटिंग करंट जो होती है मोर इकोनॉमिकल होती है, यानी लेस कॉस्टली होती है, यानी हम इनको कम खर्चे में एक जगह से दूसरी जगह पे इन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इनकी जो मशीन्स डिज़ाइन होती हैं वो भी लेस कॉस्टली होती हैं। यहाँ तक कि जिन वायर को यूज़ करके हम इसे ट्रांसमिशन कराते हैं उनको बल्कि बनाने की ज़रूरत नहीं होती, और थिन वायर्स का यूज़ करके ही हम इसे ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ईजीली कन्वर्ट हो जाती है AC से DC में। AC को DC में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर डिवाइस से काफ़ी इजीली कन्वर्ट हो जाती हैं ये, तो हमें कोई, और रेक्टिफायर जितने भी डिवाइस हैं उसमें नॉर्मल डायोड्स यूज़ होती हैं, तो बहुत छोटा कॉम्पैक्ट साइज़ और कोई प्रॉब्लम नहीं होता इनके अंदर। देन बट DC के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, DC को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो AC के अंदर तो हम इन्वर्टर्स यूज़ करते हैं, और ऐसे में आपको बहुत हैवी बैटरीज यूज़ करनी पड़ती हैं, तो बल्कि हो जाता है एपरेटस बहुत ज़्यादा DC के अंदर।
बेटर कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं। बेटर कंट्रोल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप जितना वोल्टेज चाहते हैं उतना वोल्टेज आप यूजिंग दी एसी दे सकते हैं, उसको कंट्रोल करना इजी होता है। डीसी को नहीं होता, क्योंकि डीसी आप जिस तरीके की डिज़ाइनिंग है, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर वोल्टेज, आप इन्वर्टर को स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं कर सकते हो, आप उससे जितना चाहें वोल्टेज उतना नहीं ले सकते। इन्वर्टर जितना आपने जितने हैवी वोल्ट का आपने बैटरी यूज़ किया होगा वही आपको उतना ही वोल्टेज आपको वो प्रोवाइड करेगा डीसी। लेकिन अदरवाइज़ हम उसको अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा वेरिएशन नहीं कर सकते। तो आप हैवी लोड की चीज़ें चलाएंगे डीसी के अंदर या इन्वर्टर के ऊपर तो क्या होगा, वो कट ऑफ हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे पास डीसी में आती हैं बट एसी में नहीं आती। चाहे आप अप्लाइंसेस कम चलाएं या उस पर आप यस वेरी हैवी लोड आप डालेंगे तो एसी पे भी फ़र्क पड़ेगा, बट स्टिल कीपिंग इट इन कंट्रोल। जैसे आपने देखा होगा एसी के आगे हम ट्रांसफार्मर्स लगा देते हैं जिसकी वजह से उसको जो सप्लाई हो रही है वो प्रॉपर हो रही है। तो वो जो शॉर्ट ट्रांसफार्मर्स लगाए जाते हैं वो इसी कंट्रोल को प्रोवाइड करते हैं। तो एसी को कंट्रोल किया जा सकता है टू सम एक्सटेंट। कैन रीच टू ए लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट मच लॉस। लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती है क्योंकि हम इसको यूजिंग थिन वायर्स भेजते हैं और कोई पावर लॉस नहीं होगा। पावर लॉस कब होता है, डिसिपेशन होता है स्क्वायर आर टी। तो अगर आप पावर लॉस यानी अगर उसको थिक नहीं बना रहे, वायर्स को थिन रख रहे हो, तो आपके पास दूसरा ऑल्टरनेटिव मेथड होना चाहिए। अगर डीसी को हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कराना चाहते हैं और पावर लॉस कम चाहते हैं तो हमें वायर्स को मोटा बनाना पड़ेगा, लेकिन वो बल्कि हो जाएगा और बल्कि होने के साथ साथ वो कॉस्टली भी हो जाएगा। इतनी हैवी वायर्स डिज़ाइन करना इज़ अगेन कॉस्टली। सो हम क्या करते हैं, ये मेथड यूज़ करते हैं जहाँ पे हम थिन ही वायर यूज़ करें, लेकिन उसके साथ हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लिखा है स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए हम ट्रांसफार्मर्स यूज़ कर लेते हैं। यानी कि हाई वोल्टेज को लो में, लो को हाई में कन्वर्ट करके ट्रांसमिशन कराते हैं ताकि वायर्स का कॉस्ट बच जाए, पावर लॉस भी कम हो और ट्रांसमिशन भी हमारे लिए इजी हो जाए। एसी मशीन स्ट्रॉन्गर होती हैं, इजी टू यूज़ होती हैं, बल्कि नहीं होती, एक जगह से दूसरी जगह हम इन्हें आसानी से ले जा सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज यह है वर्किंग विद इट एसी इज़ मोर डेंजरस। कहते हैं अगर एसी का शॉक लगता है, एक तो इसकी ईएमएफ वैल्यू जो होती है, जो पीक वैल्यू होती है वो कंपैरेटिव टू डीसी ज़्यादा होती है, तो इसलिए शॉक एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ज़्यादा लगेगा। लेकिन उसके अलावा भी कहते हैं कि एसी का जो इम्पैक्ट है वो आपके हार्ट पर डायरेक्ट पड़ता है। उसका रीज़न है कि आपका हार्ट, जैसे एसी में क्या होता है फ्रिक्वेंसी वेरिएशन आता है, तो एक साइकिल अपने आप को रिपीट करके चेंज करे। तो हमारी जो नॉर्मली घरों में सप्लाई होती है वो होती है 50 हर्ट्ज़। वो 50 हर्ट्ज़ का मतलब ये हुआ कि अब 50 टाइम्स साइकिल चेंज होनी चाहिए। उतनी ही स्पीड से व्हेन यू गेट अ एसी शॉक योर हार्ट विल ट्राई टू रिपीट द साइकिल, वो पॉसिबल नहीं हो पाता और इस वजह से बहुत बार आपका हार्ट कोलैप्स कर जाता है अगर आपको कोई इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है बाय एसी। डीसी के अंदर ऐसा नहीं होता है, लेकिन डीसी के शॉक भी डेंजरस होते हैं। अगर सेम पोटेंशियल सेम वोल्टेज का शॉक आपको एसी लग रहा है, डीसी लग रहा है, दोनों ही आपको अलग अलग डैमेज देंगे। तो डीसी का इफेक्ट ज़्यादातर स्किन पर दिखाई देता है, आपको स्किन बर्न्स मिल जाएंगे, आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एसी में और वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्टेड मोड में रहती है। और कॉन्ट्रैक्टेड मोड की वजह से क्या होता है, रेसिस्टेंस कम हो जाता है स्किन का। रेसिस्टेंस कम होने की वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो हीटिंग ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। रेसिस्टेंस कम होने की वजह से हो क्या रहा है, करंट का इम्पैक्ट बढ़ गया। तो जो लॉस आपको फेस करना पड़ता है बाय डीसी शॉक वो मेनली आपकी स्किन पे दिखाई देता है, और जो एसी शॉक का इफ़ेक्ट होता है वो आपके हार्ट पे ज़्यादा होता है। कैन नॉट बी यूज इन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ नहीं होता। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि यू शुड हैव अ डीसी सोर्स सो दैट कि एक से चार्ज रिलीज हो, दूसरी इलेक्ट्रोड पे एक्यूमुलेट हो जाए। बट यहाँ तो साइकिल अपने आप में पहला हाफ तो पॉजिटिव चल रहा है, सेकेंड हाफ नेगेटिव चल रहा है, तो पोलैरिटी चेंज हो रही है। तो जितना फर्स्ट हाफ में एक्यूमुलेशन होगा दूसरे हाफ में पोलैरिटी बदलने से दिस विल गो इन द अपोजिट डायरेक्शन, द फ्लो ऑफ चार्जेस विल वेरी। सो इसके मतलब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ नहीं हो सकता। नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। जो एसी करंट होती है वो स्किन इफेक्ट शो करती है, यानी मेजॉरिटी ऑफ द करंट विल फ्लो ऑन द सरफेस नॉट थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, जबकि डीसी थ्रू आउट द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर यूज़ होता है। स्किन इफेक्ट कौन शो करता है, एसी। एंड मेकिंग ऑफ एसी मीटर आर नॉट इक्वी डिस्टेंस। ओके, जो मार्किंग होती है एसी मीटर्स के ऊपर वो इक्वी डिस्टेंस नहीं होती।
तो हमें जितने भी एसी मीटर बनाने, तो फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल स्केल लें, नॉर्मल स्केल का आप देखेंगे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है वो थ्रू आउट सेम है, उसके अंदर जो डिविजन्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर हैं। लेकिन जब एसी मीटर बनाया जाता है तो उसके अंदर उसकी मेकिंग में हमें क्या करना पड़ता है, हमें वो इक्वल डिस्टेंस नहीं रखने होते। ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है कि यानी डिज़ाइनिंग जो है इनकी एसी मीटर्स की काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आगे ये डिस्कशन हो गया है। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मीन और द एवरेज वैल्यू ऑफ द एसी। मीन और एवरेज वैल्यू निकालते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट की। इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ द स्टडी करंट विच सेंड्स सेम अमाउंट ऑफ द चार्ज थ्रू अ सर्किट इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल एज इज सेंड बाय द एसी। यानी कि जितना चार्ज एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में एसी भेजेगी वो उतना ही सेम अमाउंट ऑफ चार्ज स्टडी करंट से मिले, उस वैल्यू को, उस एसी की वैल्यू को हम मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू बोलते हैं। तो मेन ध्यान क्या रखना है कि द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, जितना एसी ने अपनी हाफ साइकिल में सप्लाई किया है चार्ज, उतना ही सेम अमाउंट ऑफ चार्ज डीसी सप्लाई करे फॉर द सेम टाइम इंटरवल, उसको हम बोलते हैं मीन वैल्यू और द एवरेज वैल्यू। अब इसे हम डराइव करने की कोशिश करते हैं। सो वी नो दैट आई क्या होता है, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी के इक्वल होता है। बट करंट को हम ऑल्सो रिप्रेजेंट करते हैं डी क्यू बाई डी टी। फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट डी क्यू इज इक्वल टू आई डी ऑफ टी, और इसे हम इंटीग्रेट करेंगे फॉर द हाफ साइकिल, क्योंकि हमें चार्ज निकालना है। वो कह रहे हैं ना कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज इज सप्लाइड बाय द डीसी फॉर द सेम साइकिल, सेम टाइम पीरियड। तो हमने डी क्यू निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड, और यहाँ 0 to t/2 की लिमिट लेंगे। तो यहाँ आ गया चार्ज q, और इस तरफ आप i की जगह पर ये पूरी इक्वेशन प्लेस कर दें, तो आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डी ऑफ टी विद द लिमिट 0 से t/2 तक की लिमिट हमने ले ली। तो अब आप यहाँ पर आई नॉट तो कांस्टेंट है, वी कैन टेक इट आउट, और साइन ओमेगा टी का जब आप इंटीग्रेशन लेंगे तो यू विल गेट माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई ओमेगा एंड 0 to t/2। सो ये हमारे पास रिलेशन है। एंड व्हेन विल अप्लाई द लिमिट आई नॉट एंड ओमेगा को, ये ओमेगा भी कांस्टेंट है, इसको भी मैं बाहर ले आती हूँ, एंड देन यू अप्लाई कॉस ऑफ ओमेगा टी पे लिमिट अप्लाई करते हैं। तो कॉस ऑफ ओमेगा की जगह हम लिख देते हैं 2π/कैपिटल ऑफ टी, एंड स्मॉल टी की जगह पे आप लिमिट अप्लाई कीजिए t/2, ये कैंसिल हो जाता है, तो यू आर लेफ्ट विद कॉस ऑफ पाई माइनस, ये जब आएगा तो क्या आएगा, कॉस ऑफ 0, दिस वैल्यू माइनस ऑफ कॉस 0। मैं माइनस, इस वाले माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं, सो दैट द इक्वेशन विल बिकम मोर कन्वीनियंट। अदरवाइज आप यहाँ माइनस रख भी सकते, देन यू हैव टू मेक इट अ प्लस। तो हमने एक माइनस बाहर निकाल लिया, तो दिस विल बी पॉजिटिव, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो ये कितना होगा, कॉस पाई -1, और ये तो -1 हो ही गया, तो यू विल गेट माइनस ऑफ 2। सो -2 आगे देखते हैं। सो वी वर हैविंग दिस q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट बाई ओमेगा इंटू माइनस ऑफ 2, जो सॉल्व करके आया था। माइनस एंड माइनस विल बी प्लस, एंड 2 को भी हम यहाँ कैंसिल करेंगे। 2π को वैल्यू प्लेस कर देते हैं, 2π बाई कैपिटल टी को मैं ऊपर ले गई हूँ, एंड 2 विल बी कैंसिल्ड आउट, एंड यू आर लेफ्ट विद आई नॉट टी बाई पाई। ये आ गया आपके पास चार्ज, बट द स्टेटमेंट सेज दैट दिस चार्ज इज इक्वल टू दी दैट चार्ज विच विज सप्लाइड बाय द एवरेज वैल्यू। सो हम आई एवरेज को डिफाइन कर देते हैं, दैट विल बी इक्वल टू क्या, चार्ज फॉर द हाफ साइकिल। सो ये एवरेज वैल्यू किसकी है, एसी की है, तो ये किसके इक्वल होनी चाहिए, डीसी के इक्वल होनी चाहिए। दैट वैल्यू ऑफ डीसी विच विल प्रोवाइड द सेम चार्ज फॉर द सेम टाइम इंटरवल फॉर दी विच वॉज बिंग प्रोवाइडेड बाय द हाफ साइकिल ऑफ एसी। तो हाफ साइकिल ऑफ एसी का हमने चार्ज निकाल लिया, और अब इसे हम एवरेज यानी चार्ज पर यूनिट फॉर द सेम टाइम इंटरवल, वो चार्ज निकाल लेते हैं। यहाँ से भी आप क्यू को निकालिए एंड प्लेस इन द वैल्यू। तो यहाँ आप, दिस इम्प्लाइज द चार्ज इज कमिंग आउट टू बी, यहाँ आप एक आई एवरेज को इधर ले जाते हैं, तो आई एवरेज into t/2. This is your equation number 2. This is equation number 1. Compare these two equations so that you will have the charge. So I average compare, हमने चार्ज को कंपेयर किया, तो यहाँ पर I average t/2 था, जिसको हम I naught t/pi प्लेस करते हैं। t and t cancelled out from both sides. This implies that I naught is equal to 2/pi of, sorry, I average. This was I average, I of naught. एंड आप इसे फर्दर सॉल्व करें, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.637 आई ऑफ नॉट। 2/pi को सॉल्व करके यू विल गेट दिस वैल्यू। सिमिलर वे में आप ईएमएफ के लिए भी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी एवरेज ईएमएफ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो भी 2/pi ऑफ ई नॉट होती है, एंड दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0.637 ऑफ ई ऑफ नॉट। सो ये दोनों वैल्यूज़ क्या निकली, एवरेज वैल्यू निकली है किसकी,
AC की। ये हमें क्या बताती है, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू बता रही है द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। सो पे अटेंशन ऑन द वर्ड चार्ज। तो यहाँ हम चार्ज कंपेयर कर रहे थे। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। यहाँ हम बात करेंगे हीट की। सो इट इज़ डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ द स्टडी करंट विच प्रोड्यूसेस सेम अमाउंट ऑफ हीट in the conductor in a certain time interval as is produced by the complete cycle of AC। AC की पूरे टाइम पीरियड में एक कंप्लीट साइकिल में जितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही हीट जो है एक कांस्टेंट वैल्यू यानी एक स्टडी वैल्यू ऑफ DC अगर आपको प्रोवाइड कर दे, किसकी, हीट की वैल्यू, सेम वैल्यू ऑफ द हीट विल बी प्रोवाइडेड बाय द कांस्टेंट करंट एंड दैट इज़ फॉर द सेम इंटरवल। सो दैट इज़ कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सो लेट अस सी कि ऑल्टरनेटिंग करंट अगर आपके पास I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो वो कितना हीट प्रोड्यूस करती है। तो हीट, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल करंट I स्क्वायर आर dt हमने ले लिया है। तो ये स्मॉल वैल्यू ऑफ द करंट दे रही है, लेकिन कहाँ से मिली है, ये AC से मिली है। लेकिन वही सेम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। I इफेक्टिव भी लिख सकते हो, करंट की बात कर रहे हैं हम, ऑल्टरनेटिंग करंट की, तो I इफेक्टिव, या फिर आप इसको IRMS भी बोल सकते हैं, IRMS। दोनों ही रिप्रेजेंटेशन है, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो हम यहाँ पे IRMS लेके चलेंगे। तो अगर इतना हीट यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जनरेट किया है बाय दिस AC, दिस वैल्यू ऑफ द AC है, तो इसको मतलब मैं इसको चेंज करूँगी किसके अंदर, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का फॉर्मूला पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो DH अब क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी आर dt। और हमें इसे इंटीग्रेट करना है, लेकिन किसके लिए, फॉर द कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए, तो 0 टू कैपिटल T के लिए इस तरफ भी इंटीग्रेशन करना है। सो यू विल गेट H ऑन दिस साइड, आई नॉट स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, R भी आपका कॉन्स्टेंट है, एंड साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी को मैं चेंज कर दूँ इंटीग्रेशन के लिए 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी बाई 2 में into dt। and when you will integrate this part you will get, ये सब कुछ इंटीग्रेशन करके I नॉट आर एज इट इज़ रखेंगे। इस वैल्यू हाफ को भी आप बाहर एज अ कांस्टेंट ले सकते हैं, तो ये भी मैंने कांस्टेंट ले लिया है। एंड जब आप इसे इंटीग्रेशन करते हैं तो दिस विल कम आउट एज t, टाइम के साथ इंटीग्रेशन करें, और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन ऑफ 2 ओमेगा टी बाई 2 ऑफ ओमेगा। एंड इसको हमने लिमिट अप्लाई करना है 0 टू कैपिटल T। और जब आप ये टोटल लिमिट आप अप्लाई करते हैं यू विल गेट अ वैल्यू T ओनली। यहाँ पर लिमिट बचेगा, ये सारा फैक्टर 0 हो जाता है, तो आपके पास सिर्फ बचेगा आई नॉट स्क्वायर आर T बाई 2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। लेकिन यही हीट की वैल्यू कौन सप्लाई कर रहा है, स्टडी वैल्यू ऑफ द AC। तो AC की स्टडी वैल्यू उसको हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, IRMS। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट, अगर वो हम लेते हैं तो ये तो हमने ली थी AC, और अगर हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं तो फिर आपके पास आएगा RMS स्क्वायर RT, क्योंकि कंप्लीट साइकिल की बात हो रही है, सेम टाइम पीरियड की बात हो रही है, कंप्लीट साइकिल की। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। यानी कि हमें इक्वेशन कह रही थी, एक बार फिर से स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज दैट वैल्यू, कौन डिफाइंड, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो अगर हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं तो ये उतनी कांस्टेंट हीट प्रोवाइड करेगी, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करेगी जितना कि आपकी एक कंप्लीट साइकिल ऑफ AC ने की थी। तो एक कंप्लीट साइकिल ऑफ AC ने हीट प्रोड्यूस की इतना, और अब हम उसे कंपेयर करते हैं जितनी हीट प्रोड्यूस हुई RMS वैल्यू से फॉर द सेम टाइम पीरियड। तो RMS वैल्यू को और इसको अब हमें कंपेयर करना है, दोनों की हीट तो जनरेटेड सेम है, स्टेटमेंट कहती है सेम हीट प्रोड्यूस हुई, तो दोनों की स्टेटमेंट को हम कंपेयर कर देते हैं। तो RMS स्क्वायर RT को आप I नॉट स्क्वायर RT बाई 2 से कंपेयर कर दीजिए। मोस्ट ऑफ द फैक्टर विल बी कैंसिल आउट एंड यू आर लेफ्ट विद I नॉट स्क्वायर बाई 2। और सिंपली आप कह सकते हैं IRMS इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ I नॉट बाय अंडर द रूट 2। सो ये हमारी वैल्यू आ गई IRMS। सेम वैल्यू आप लिख सकते हैं किसके लिए, अगर आपको EMF के लिए सॉल्व करना हो। EMF के लिए फ़र्क कितना रहेगा, यहाँ मैं अब EMF वाला पार्ट बता देती हूँ, छोटा सा एक पोर्शन है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। फॉर EMF अगर आपको करंट के लिए नहीं करना है और EMF के लिए करना है सॉल्व, तो EMF का फॉर्मूला हो जाएगा, तब आपके पास E कितना रह जाएगा, ERMS स्क्वायर बाय R इंटू dt। क्योंकि IRMS की जगह हम ERMS स्क्वायर बाय R पुट कर देंगे,
अच्छा, अगर आप डी टी ले रहे हो तो यहाँ तो मैं कंप्लीट साइकिल ले रही हूँ, कैपिटल टी, तब आपकी एक इक्वेशन ये हो जाएगी, ये आई एम टेकिंग कैपिटल टी राइट नाउ, क्योंकि मैंने ई आर एम एस लिख दिया था। और अगर आप स्मॉल के लिए यानी जैसे हमने फर्स्ट के लिए पुट किया था ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो फिर आपका उस केस में डी एच कितने बराबर हो जाएगा, ई स्क्वायर बाय आर इंटू डी टी, and then you simply place the value E is equal to E naught sin of omega t. So if you remember E naught तो बाहर कॉमन आ जाएगा, जैसे यहाँ I naught स्क्वायर कॉमन आ गया था, और साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन लेंगे जो कि बिल्कुल सेम स्टेप्स होंगे, तो H आपका आफ्टर इंटीग्रेशन आपको E स्क्वायर E naught स्क्वायर बाय R आया, एंड देन आफ्टर इंटीग्रेशन 0 टू t यहाँ पे आपके पास बचता था साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जिसको आप 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी बाई 2 पुट कर रहे थे फॉर डी टी, एंड आफ्टर इंटीग्रेशन आपको यहाँ क्या मिलेगा, t बाई 2। अगर आप t बाहर ले 2 बाहर ले जाते हो तो सिर्फ t बचेगा, तो सेम एक्सप्रेशन बची, और अब की बार भी आपके पास जो रिलेशनशिप आना चाहिए फॉर ई एम एफ के लिए, सो ई आर एम एस किसके बराबर आ जाएगा, ई नॉट बाई रूट 2 आफ्टर सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन। दोनों ही स्टेटमेंट्स सेम हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे फेज़र क्या होता है। आज के लिए इतना ही।